बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट विद अनीका निसार और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के अंदर कभी हलचल ना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। अभी भी पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब की सियासत में वो उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है जो कि शायद माजी में कम ही देखने में मिला हमें। आज फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो कि किसी जमाने में ऐसे पीएम रही, उसके बाद ऐसे सीएम रही, आज उनको बरियार साहब की हल्फ बर्दारी, जिनकी जो जीत है उसके अंदर उनका एक बड़ा किरदार है, उसमें एंटर भी नहीं होने दिया पंजाब असेंबली के अंदर। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? बाद में मुलाकात हुई तो जराए ये बताते हैं कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा एक बार फिर विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही हैं। अब ये विफाक से सूबे और सूबे से विफाक तक का सफर क्यों? और दूसरी तरफ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पुराने कारकुन समझे जाते थे, जैसे ओन चौधरी साहब हैं या बहुत सारे और तहरीक इंसाफ के जहांगीर खान तरीन साहब के साथ जो इर्द गिर्द लोग हैं, क्या उनके साथ भी इसी तरीके से अगर एक नशिस्त से हटाया जाए तो दूसरे नशिस्त पे बिठाया जाएगा या नहीं, या उनसे रवैया जरा मुख्तलिफ रवा रखा जाएगा? इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात करेंगे। एक मशीन ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान की सियासत में वो भौचाल मचा रखा है कि ऐसा लगता है कि सियासी जमातें एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की देर में है, बस बाकी सब कुछ हो चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस पर्पस के लिए हुकूमत लाना चाह रही है ताकि अब ये धांधली का जो बार बार रोना होता है इसको खत्म ही कर दिया जाए वंस एंड फॉर ऑल। लेकिन ऑपोजिशन कि जितनी भी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, इस बात पे किसी भी तरीके से आमादा नहीं है। आखिर में हम बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से। अफगानिस्तान के बदलते हुए हालात पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट रखते हैं और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अगस्त के महीने के अंदर भारत का प्रेसिडेंसी संभालना पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने एक दरखास्त दी कि हम लोगों को अफगानिस्तान के हवाले से जो सेशन हो रहा है उसका हिस्सा बनाया जाए, लेकिन हिस्सा नहीं बनाया गया और अफगानिस्तान ने सारे के सारे इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर डाल दिए। क्या स्केपगोट ढूंढने की कोशिश है या फिर इसमें कुछ हकायक भी हैं? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, MNA है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, प्लेजर हैविंग यू। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियोज में आगा रफीउल्लाह साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है, MNA है। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है और MNA। बहुत शुक्रिया कैसर साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले आफ्ताब साहब, मैं जरा वो आपा के साथ आज क्या हुआ वो जरा दिखा दें टीम, उसके बाद फिर हम बाकायदा आगाज करते हैं और आफ्ताब साहब से पूछते हैं ये हुआ क्या। नहीं मैम, सॉरी नहीं, आपके हमारे लिए तो मैं आफ्ताब साहब आपसे वही सवाल कर लेती हूँ जो फिरदौस आपा पूछ रही थी सिक्योरिटी वालों से, की मतलब? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया आने का, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादती हुई। उसकी वजह ये है कि एक तो चेहरा फेमिलियर, और फिर आप कल तक जिनको सलूट मारते थे, जिनको आप इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और वो आज अगर उनके पास परमिशन नहीं है या उन्होंने वो फॉलो नहीं किया रूल्स जो कि है एक असेंबली के अंदर जाने का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो मतलब आई हैं, असेंबली में आई हैं, तो मेरे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे साथ मेरे लोग, हल्के के लोग आते हैं, मैंने तो कोई पास वगैरह भी नहीं लेता हूँ, और वो हमारे साथ आते हैं, वो हमारे कहने पर उनको छोड़ा भी जाता है, वो आते हैं तो कार्रवाई को देखते हैं, चले जाते हैं। तो फिरदौस आशिक अवान साहब आई, उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया अभी बाई इलेक्शन के अंदर, तो अगर उनकी और सेरेमनी में आए तो उसको आना चाहिए, और ये बड़ी ज़्यादती है। मैं फिर आफ्ताब साहब ये अखज़ करूं, आप कह रहे हैं कि आपके हल्के के लोग आते हैं, आपके कहने के ऊपर एंटर होने दिया जाता है, यानी ये मामला कुछ और है, दाल में कुछ काला है, आपको जानबूझ के रोका गया? मुझे नहीं मालूम कि दाल में काला है कि नहीं काला है, वो तो फिरदौस आशिक अवान साहब ही बताएंगी, लेकिन मैंने सिंपल आपको जवाब दे दिया कि बहुत गलत है, ज़्यादती। ठीक हो गया। चले, आगा रफीउल्लाह साहब, फिरदौस आशिक अवान साहिबा के साथ जो हुआ इसके बाद अब लोग सवाल करने, आप लोगों ने भी नहीं आने दिया था उन्हें, वो पीपल्स पार्टी के अंदर आने की बात बिलावल साहब ने खुद ही बताया था कि वो आ रही थी, लेकिन वो नहीं, उनको वापसी मिली, फिर उसके बाद वो वापस PTI में चली गई। फिरदौस आशिक अवान साहिबा हो या बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आउटर अपीयरेंस हो, आपको लग रहा है कि वो जो यूनिटी, वो जो यकजहती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2018 के इंतखाबात के बाद थी, जिसकी वजह से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN अभी ऑपोजिशन बेंचेस में बैठी हुई है, वो नजर आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बहुत शुक्रिया। बात यह है कि एक तो आज हमारे ग्रुप में कादर मंदोखेल साहब ने कहा कि इसको जो है बदवा लगी है मेरी। किसको? फिरदौस आशिक खान साहब को? वो कादर मंदोखेल को उसने थप्पड़ मारा। कादर मंदोखेल ने कहा कि बदवाएं दी थी उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, एक तरफ औरत, अब वो हाथ उठा रही है ना कुछ कर सकते, तो उन्होंने बोला अल्लाह की यहाँ तो देर है अंधेर नहीं। वो कैसे बददुआ लगी? वो फेडरल गवर्नमेंट में जा रही है, वफाकी हुकूमत में, ये तो दुआ लगी ना कादर मंदोखेल साहब। अब यहाँ पर अपने ज़मीर की बात है कि आप पहले वफाकी कैबिनेट में थी तो जलील और ख्वार करके इल्ज़ामात लगा के निकाला गया कि जी बसों की करप्शन, पता नहीं कौन कौन सी करप्शन के इल्ज़ामात लगाए। अब पंजाब में बोजदार साहब कहते हैं कि एक तरफ मैं बोजदार, ऊपर से ये मेरा नाम नहीं लेती हैं, हमेशा बैठ के कहती हैं वफाकी हुकूमत। ये मेरी तर्जुमान है या वफाक की है? तो या ये या फिर मैं। तो बोजदार की पर्ची तो पक्की है, वो लिखवा के हैं तवीज़। अब ये मजबूरन इनको जाना पड़ेगा, वहाँ एडजस्ट करेंगे। यहाँ हुकूमत में तो बारियाँ लगी हुई हैं, देखें जिसने जितना खर्च किया ना। अच्छा, बारियां आपकी तरफ भी लगने की खबरें आ रही हैं, वो CM सिंध के जाने की खबरें। ये मैं आपको कह रहा हूँ कैटेगोरिकली। लेकिन आगा सिराज साहब ने बोला कोई खुशखबरी है तो मुझे बताएं। मैं बोल रहा हूँ कैटेगोरिकली, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल जिन लोगों ने होप या कोई आस लगाई हुई है वो ना लगाए। अच्छा, कोई तब्दीली नहीं हुई, कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं, कोई रद्दो बदल नहीं, कैटेगोरिकली बिल्कुल। सिंध वैसे का वैसे ही होगा जैसा सिंध में सैयद मुराद अली शाह साहब CM है 2023 तक। अगला इलेक्शन होगा, पार्टी की आदत जो फैसला करे। अब इस टाइम कोई ऐसी बात नहीं है। राइट। अच्छा, कैसर अहमद शेख साहब, फिरदौस आशिक खान साहिबा के साथ जो आज हुआ पंजाब असेंबली में, एक सियासतदान के तौर पर अगर आप देखें, और एक ऐसे सियासतदान जो कि बड़े अरसे से सियासत के अखाड़े में हो, क्या ये सही हुआ? शुड दिस हैव हैपेंड? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ अनिका कि ये इस किस्म का रवैया, तो मुझे कोई 25 साल हो गए, मैं कौमी असम्बली का मेंबर रहता हूँ, तो मुझे ये समझ ही नहीं आई कि ये हुआ क्या। जैसे आफ्ताब जहांगीर साहब ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे साथ जो गेस्ट भी आते हैं वो हमारे कहने पे असम्बली के हाल में दाखिल होते हैं, कभी पास नहीं भी हम बनाते तो तब भी हमें वो इज्जत दी जाती है और उन हमारे गेस्ट को बिठा दिया जाता है, क्योंकि हमारी उसमें जिम्मेदारी होती है। राइट। तो ये इतनी बड़ी एक इनकी जो इन्होंने उसको रिप्रेजेंट कर रही थी और इतना अरसे से उनको डिफेंड कर रही इनकी पॉलिसीज को, मैं हैरान हूँ कि इनकी पार्टी में क्या हो रहा है। यानी एक इस किस्म की बेइज्जती कर देना, ये तो किसी की इज्जत करना जानते ही नहीं है। ये तो पहले हर एक को चोर डाकू। नहीं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जानबूझ के बेइज्जती की, वो तो उसके बाद फिरदौस आशिक खान साहिबा कह रही थी कि कुछ शायद इस्तेहकाक है स्पीकर का, स्पीकर पंजाब असेंबली का, और स्पीकर पंजाब असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं है ना, वो तो चौधरी परवेज इलाही साहब इत्तेहादियों में से हैं, लेकिन हुकूमत हुकूमती जमात का हिस्सा तो नहीं है। नहीं, लेकिन पहले ये पता तो चल जाए, ये तो क्लियर आप करें ना कि क्या स्पीकर पंजाब असेंबली के स्पीकर ने ये कहा या नहीं कहा, या अपने तौर पे ही वहाँ उन्होंने वहाँ पे जो थे सिक्योरिटी पे, जो वहाँ पे गार्ड मौजूद थे, उन्होंने उनको रोका? किसने रोका? ये तो पहले हमें पता होना चाहिए, तो तभी हम कोई तबसरा कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ हुआ, मैं हैरान हूँ कि इतनी बेइज्जती कर दी गई अपने एक ऑनरेबल मेंबर की, जो इनको बड़े देखे ना, बड़े यानी बड़े अपने अंदाज से पहले फेडरल गवर्नमेंट में, फिर सूबाई हुकूमत में डिफेंड कर रही है। वो अलग बात है कि हम उससे डिफर करें या उनसे उनके ख्यालात को मुस्लिम लीग या दूसरी पार्टियां उनसे। So you completely agree with what आफ्ताब जहांगीर साहब has said. लेकिन yes, I fully अच्छा, कैसे साहब, अब दूसरी तरफ भी चलते हैं जरा। एक तरफ तो ये बात हुई, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की एंट्री एंड एग्जिट के बारे में भी बात हो रही है। चले, फिरदौस आशिक खान साहिबा का तो एक मैटर है, वो तो घर की बात घर में रखना चाह रही है, बट नवाज शरीफ साहब की एंट्री कब हो रही है वापस पाकिस्तानी सियासत में? नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? आपको पता है डिमांड सिर्फ हुकूमत से नहीं, ऑपोजिशन से भी उठती रही है। नहीं अनिका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मियां साहब ने तो हमेशा कहा है कि मैं इलाज करवाने गया हुआ हूँ। अब वो इलाज वहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि लंदन में कोई ऑपरेशन नहीं हो पा रहा या कोई सर्जरी नहीं हो रही, क्योंकि कोविड वहाँ पे बहुत ज्यादा है। और उनका तो एक पहले दिन से यही बात है कि मैं मुकम्मल इलाज करवा के जरूर वापस आऊंगा। कैसर साहब, आपने वो कर दिखाया है जो कि शायद हुकूमत नहीं कर सक रही थी। मेरे स्टूडियो में बैठी हुई ऑपोजिशन और हुकूमत एक ही बात पे मुस्कुरा रही है अभी। नहीं, उनको मुस्कुराना तो उनका राइट है, लेकिन मुझे बताइए क्या चीज, ये खुद इनके डॉक्टरों ने
उनको बीमार या जो ऐसा नहीं कहा कि भाई जाके वहां पे जाके इलाज करवाएं और ऑपरेट करवाएं अपने आप को। इस पे नून तो और या तो एक पेज ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं नून है और ना। पीटीआई एक पेज पे। आगा साहब कह रहे हैं नून और पीटीआई। क्यों आफ्ताब साहब, नून और पीटीआई मतलब आप लोगों को तो आपने भेजा ना, तो इल्जाम तो आपको हाँ, तो करना आगा पड़ेगा। साहब ने बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनकी पार्टी ने कभी इतराज किया उनके भेजने पे। नहीं हम फिर क्यों आप क्यों करेंगे? मत है आगा साहब? नहीं, हम क्यों इतराज करेंगे? तो अच्छा, इसीलिए तो देखिए, मैं कह रहा हूं कि किसको देखिए इतराज किया। शेख साहब मैं एक बात करूं कि हुकूमत के जो तमाम इदारे हैं उन्होंने कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सेहत इंतहाई सख्त ख़राब है और किसी भी वक्त उनकी सेहत की वजह से, खराबी की वजह से वो इतने अलील हैं कि कुछ भी हो सकता था, जो कि हुकूमती डॉक्टरों की रिपोर्ट है, जो हुकूमती तर्जुमानों की रिपोर्ट है, जो मैं आपकी तरफ आ रही हूं। जो इन्होंने जी, और परसेप्शन कोर्ट ने भी ये इंडोर्स किया है, जी, इसको endorse किया आपने। और आपने भी कल चुप करके बैठे रहते नहीं हैं। हम कर रहे थे। नहीं हुकूमत हम की देखें लड़ाई को। हेल्थ, आप मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कि अनीका के साथ ये प्रॉब्लम और अनीका भी चाह रही है कि मैं इलाज, मैं क्यों कहूं कि ना करूं, ना मैं ये ठीक कह डॉक्टर रहे हैं ना आप। मैं आगा साहब अथॉरिटी बिल्कुल ना, ठीक कह रहे हैं। हाँ ये हमारी डिमांड है कि अगर मियां साहब की सेहत अच्छी हो गई तो मियां साहब आ जाएं ताकि तो आ दोबारा जाएंगे। वो तो आ बात- जाएंगे। अच्छा आफ्ताब साहब, मैं एक तो बताऊं पहले ये इल्जाम जो आगा साहब ने लगाया ना, ये अच्छा, दूसरा शेख साहब ने हाथ उठा दिया था कि हम नहीं लेकर आ सकते। कैसे लेकर आ अच्छा सकते? सुने, देखिए अनीका, मसला ये है कि एक शख्स का बहुत बड़ा कद है ना, 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म है, मतलब कितनी दफ़ा झूठ बोलेगा इस कौम के साथ। पहले कहा कि जी मैं तो किसी एनआरएल के तहत नहीं गया हूँ, फिर कहा नहीं मैं 5 साल के लिए गया हूँ, फिर कहा नहीं मैं 10 साल के लिए गया हूँ, समझे ना। जब पाकिस्तान में रहना है तो हुकूमत में रहना है, पाकिस्तान से में जब हुकूमत ना मिले तो मुल्क से बाहर जाना है, कौम को बेवकूफ़ बनाना है, झूठ बोलना। ये एक कितना बड़ा झूठ है इस कौम के साथ। मैं कहता हूँ कि इस कौम के लिए सोचने का अमल है कि एक शख्स कह रहा है, उसकी बेटी कह रही है, उसकी पूरी पार्टी कह रही है, इवन ये कि अदालत के अंदर कह दिया गया, वो बॉन्ड पेपर भर दिया गया, सब कुछ करने के बाद कहा कि जी ये मरने वाला है, सिर्फ आधा 1 घंटे का वक्त टाइम है इसके पास। तो ऐसे मौके के ऊपर यकीनन तो उसको इजाज़त मिलने की, लेकिन वो जैसे ही जहाज़ की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, वो तो कह रहे थे चढ़ भी नहीं सकते, और जैसे ही चढ़े नहीं वो, अच्छा वो लिफ्ट से चले गए ऊपर, और जाते ही उनको अंगूर भी नजर आ गए, उन्हें बड़े जबरदस्त परफ्यूम भी चाहिए था कि नहीं आफ्ताब साहब, आप लोगों ने भी कहा था एनआरओ नहीं देंगे हम। नहीं एनआरओ नहीं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे अभी इन्होंने बात की, ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, पॉजिटिव बात करता हूँ कि भाई उस वक्त जो थे ब्लड टेस्ट जिन्होंने लिया, ब्लड जिसने निकाला वो कौन था, लेबॉर्ट्री में कौन लेकर गया, तो ये आगा साहब ने करना है या शेख साहब ने करना है या आपने करना है? हमने करना है ना। देखिए हमने करना है, मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन मसला ये है कि जिस मुल्क में गए, क्या अनीका साहब आप जब प्रोग्राम करती हैं, आफ्ताब जहांगीर अपने पार्टी में इमरान खान के सामने भी बोल चुके हैं ये बात कि इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, इसकी तहकीक होनी चाहिए, लेकिन बेचारे की वो अच्छा सुने वो उसकी नहीं, लेकिन बात आपको ये तंग कर रहे हैं। मैं नहीं वो तंग नहीं कर रहे, लेकिन बात ये सच बोल रहा हूं। कि मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि क्या आपने वो कोई देखी सीन, जैसे अभी आपने फिरदौस आशिक अवान को तो दिखा दिया कि जी पुलिस वाले रोक रहे, कभी आपने उन्हें देखा कि हॉस्पिटल में गए और इलाज हुआ और वहां से बाहर निकल के ब्रीफिंग दी गई हो कि किसी गोरा डॉक्टर खड़ा होकर उसने कहा कि ये तो वाकई मरने वाला था? उनका तो पासपोर्ट भी सर खत्म हो गया, वो पिज्जा फरवरी खाना से। शुरू कर दिया उन्होंने तो जाके कॉफियां पीना शुरू कर दी, वो तो वॉक करने लगे, वो कह रहे उनका दिल काम नहीं क्या करता। पता वो आपका दिल जलाने के लिए सर वो हमारा नहीं दिल जलाए, हमारे दिल जलाने में ऐसा ना हो कि उनका अपना दिल जल जाए। हमने उनके आने वो वापस ला रहे हैं या नहीं? नहीं वो मुझे तो लगता है, लेकिन वो उससे ज्यादा बेइज्जती होगी जो आज फिरदौस आशिक अमान, आज मेरे भाई ने कहा ना कि बड़ी बेइज्जती हुई है, लेकिन उससे ज्यादा बेइज्जती हुई है कि जब उनका वीजा एक्सटेंड नहीं किया है एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, और अगर उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया तो ये पूरी कौम के साथ बेइज्जती होगी। आज तो ये सिर्फ कैसर साहब फिरदौस आशिक अमान की बात कर रहे हैं, उस वक्त 25 करोड़ लोगों की बेइज्जती होगी। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। उसके बाद वैसे भी शेख साहब ने बोल दिया 2 ही तरीके हैं, या अपील कर ले या असाइलम ले ले। अब क्या पाकिस्तान के 3 वक्त के वजीर आजम असाइलम लेंगे? दैट इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद फिर अपोजिशन बार बार कहती है धांधली हो गई, लेकिन धांधली ना कराने के हवाले से कुछ तो करना पड़ेगा। बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी या नहीं होगी, लेकिन नाज़रीन एक बात तो तय है कि जो भी इंतखाबात होंगे, चाहे वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के हो, जीबी के हो, पाकिस्तान के अंदर ज़िमनी ही इंतखाबात हों या जनरल इलेक्शंस हो, उसके बाद धांधली की सदाएं बुलंद होती ही होती हैं और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर्ब करने की कोशिश कर रही है। कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाए और मसला भगाए। तो अगर रफीउल्लाह साहब आपकी नज़र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हल है या नहीं है? क्यों अपोजिशन इतना बज़िद है टेक्नोलॉजी की तरफ जाने से? देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये कि मैं आपके पास एक इदारा है, उस इदारे में उसका इक्विपमेंट्स आपने यूज़ करना है, आपको ही इतराज़ है। तो हम मिसाल के तौर देखें, हम एक तमाम पार्टीज़ के जो हाउस में बैठे हुए लोग हैं वो आइन साजी के लिए बैठे हैं। वो आइन साजी जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के मुफाद में हो और उस इदारों के लिए बेहतर हो। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर एतराज़ उठाया इसी के ऊपर। फिर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मैं आपको कोई चीज़ दे रहा हूँ तो मैं आपको जस्टिफाई करने की कोई ऐसे लॉजिक के लिए बात करूँ कि आपके पास कोई क्वेश्चन ही ना हो ना, कि फिर आप बिल्कुल एग्री ना भी कर रही हो तो कम से कम आप लॉजिकली बिल्कुल आप हैंड्स अप हो जाएं। हाँ। यहाँ पोजीशन ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी बात नहीं है कि हम क्यों ये लेके आ रहे हैं। ना आप ये वो तो कह रहे हैं हमने धांधली खत्म करनी है, धांधली खत्म मामलात को ऑटोमेटेड करें ताकि ठप्पे ना लग सके, बाद में कोई किताबों की किताबें ना चोरी हो सके। फिर ये ना कहें कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, फिर आप उसी ऑर्डिनेंस के तहत एक शाही फरमान जारी करें जिस तरह आपने किया है, फिर आप जो दिल में आए करते जाएं इस मुल्क के। नहीं, लेकिन अवाम ये समझना चाह रहे हैं ना, ऑपोजिशन सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है जब धांधली खत्म होगी? हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ फिर वही है। जब इन्होंने बात की कि जी हमने फेटअप के ऊपर जब बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जी हमें आप तजावीज़ दें कि हम नैब कवानीन के ऊपर भी बात करें। ठीक है। उसके ऊपर जब हम तजावीज़ देते हैं तो दूसरे दिन ये खड़े हो जाते हैं कि एनआरओ मांग रहे हैं। वो थोड़ी इतनी हैसियत है, तुम एनआरओ दे दो। यार एक मिनट, बात ये है कि जब आपकी इतनी औकात है कि आप एनआरओ दे सकते हैं, आप इतने अहल हैं कि आप एनआरओ दे सकते हैं, आपकी इतनी पोजीशन है कि आप इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं। प्रॉब्लम फिर मैं आपको दोबारा अगेन कह रहा हूँ, हम सब पार्टियां सियासत दरी की दरी रह जाएंगी अगर खुदा ना करे ये निज़ाम और ये मुल्क और इसमें लोगों को। तो इस निज़ाम को कैसे फिर स्ट्रेंथन करें? आफ्ताब साहब अब नहीं मान रही है, पीपल्स पार्टी भी नहीं मान रही, पीएमएलएन भी बार बार कह रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं, ये तो आरटीएस बैठ गया तो उसके बाद फिर ये भी बैठ जाएगा। व्हाट विल द गवर्नमेंट डू कि इनको मना सके, कन्विंस कर सके? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आगा ने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है या कुछ भी है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है एज ए पार्लियामेंटेरियन सबकी कि हम वो कानून साजी करें जो इस मुल्क के लिए बेहतर है, जो अभी आगा साहब ने भी कहा। देखिए, कोई चीज़ आती है असेंबली के अंदर, फिर वो जाती है कमेटी के अंदर जाती है, फिर उसमें डिस्कशन होती है, फिर सब इतना कन्विंस होना चाहिए, आपके दलाइल इतने मजबूत हों कि मैं भी आपके तरफ वोट डाल सकूं। लेकिन होता क्या कि यहाँ ऐसा होता नहीं है। देखिए, मैं ये समझता हूँ आफ्ताब भाई यहाँ पर एक बात ताकि कौम को पता, हम और आप जो यस और नो करते हैं, आप हल्फ दें कि हमें पता होता है कि हम किस चीज के पे इनकार कर रहे हैं, किस चीज पे हाँ कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं हल्फन कह रहा हूँ कि जिस बिल के ऊपर मुझे एतराज़ होता है या जिस बात पर मुझे एतराज़ होता है, मेरी मिजाज उसको नहीं अक्सरियती राय की बात कर रहा हूं, आपकी जाती राय की बात कर रहा हूं। तो उस वक्त आप कोई कैमरा लगा लीजिएगा, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा कि मैं हाँ या ना कर रहा हूं, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। आप तो उसूली से आपने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा कि आप तो उनसे सवाल कर रहे हैं, में बात कर रहा हूं। चीफ व्हिप कह देते हैं, ये लोग बोलते हैं यस, हमारे चीफ व्हिप नो तो नो, ये कौन सा मतलब ब्लाइंड पार्लियामेंट चल रही है हमारी? नहीं, देखिए, मैं आपको कह रहे हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे शदीद एतराज़ है। मैं एक बात कर रहा हूं कि मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, हालांकि मैं और रफीउल्लाह पहली दफ़ा कि हम पार्लियामेंटेरियन हैं और हमारा बड़ा अच्छा पॉजिटिव रोल है पार्लियामेंट के अंदर, तो लेकिन ये कि मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ कि जब तक आप इसको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आपकी जमहूरी निज़ाम आगे नहीं चल सकता। जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान में है क्या? अच्छा, तो कैसर शेख साहब हमारे यहाँ जमहूरी निज़ाम है? मुझसे तो पूरी बात कर लो। कैसर शेख साहब के पास बार बार जा रही हैं आप, कैसर शेख साहब आपको कैसर शेख साहब से कोई दुश्मनी है? नहीं, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, समझे ना। अच्छा, कुन्ना पहुंचाया नहीं उन्होंने, ये को पर्सनल ग्रज है कैसर शेख साहब, आपने कुन्ना नहीं पहुंचाया। अच्छा देखिए, बात ये है
कि ये टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हर एक के पास आज मैं और आप दुनिया में आसान हो गया है। यहाँ मैं बैठता हूँ 1 मिनट में अपने भाई से बात कर लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ। जो यहाँ आप कार्ड डालते हैं, यहाँ आपका मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे निकल गए, आपने यहाँ पे शॉपिंग की है। ये कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, टेक्नोलॉजी के अंदर बेहतरी लाएं। अगर आपको कोई एतराज़ है उसको दूर करने की तो आप कोशिश मुझे ना करें। समझाया ना, ये पार्लियामेंट ये पार्लियामेंट मैं तो पार्लियामेंट हम तो पार्लियामेंट क्यों समझा नहीं रहे हैं। मान रही हम बात? ये सुनने को कितनी अच्छी बात है ना, टेक्नोलॉजी की तरफ आए, मोबाइल सबके हाथ में। फिर ये कंप्लेन करना छोड़ दें कि जी धांधली हो गई, धांधली हो गई, धांधली हो गई, फिर ये कंप्लेन मत करें। फिर जो रिजल्ट आए ना उसे माने, उसे माने। आप भी मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। अगली बारी कोई और आ गया तो अगर कोई आया और उसने अगर अक्सरियत की राय उसके हक में हो गया, हम बिल्कुल मानेंगे। वो तो कहते हैं आपके पास अक्सरियत की राय नहीं है। नहीं, हमारे पास है ना। मैं अभी आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि इनकी ये कैसर शेख साहब की पार्टी कह रही है ना धांधली हुई है, धांधली हुई है वहां पर आजाद जम्मू कश्मीर मैं कल आजाद कश्मीर से आया हूँ और मैं एक हल्के में, कोटली के एक हल्के में गया वहाँ पे, तो मैंने ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे थे। मैंने पूछा यार कैसे इलेक्शन हुआ? कहता बिल्कुल फेयर हुए। मैंने कहा कौन जीता? कहते पीपल्स पार्टी जीती है। अच्छा मैंने कहा क्यों जीती पीपल्स पार्टी? उन्होंने कहा वो वर्कर था वहाँ का, उसने मेहनत की है, वो वहाँ पे पॉपुलर था, सारा कोई था। मैंने कहा पीटीआई? उसने कहा वो हारी। मैंने कहा क्यों हारी? मतलब एक उसने कहा कि उन्होंने नया एक बंदा लेकर आए थे जो पुराना वर्कर था, उसको टिकट नहीं दिया, जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा। अच्छा वहाँ साफी भी बैठे थे, सारे बैठे थे। तो मतलब ये कि जब इलेक्शन को या तो फिर आप मान लिया करें या ना माना करें, और ना माने तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ है। नहीं, फिर आप भी मानेंगे? नहीं, मैं तो मुझे जरा कैसर साहब की तरफ जाने देना। मैं ये कह रहा हूं कुन्नी का गुस्सा छोड़े, मुझे कैसर साहब की तरफ जाने। कैसर साहब की तरफ तो आप चले जाए, लेकिन बात ये है कि टेक्नोलॉजी जब दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है दुनिया के अंदर, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है। अच्छा शेख साहब, हाथ में सबके मोबाइल है, मैं और आप और हमारे मेहमान हम टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, दुनिया आगे जा रही है, आईटी का दौर है। आप लोग कह रहे हैं नहीं जी ये कागज है, इसके ऊपर खाने बने हुए हैं, खानों से इधर अगर ठप्पा लग गया तो वोट कैंसिल, खानों से इधर उधर ठप्पा लग गया तब भी वोट कैंसिल, एक मखसूस जगह पर हमने ठप्पा लगाना है। व्हाई नॉट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? क्या मसला है इसमें? देखिए अनिका, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने हैं, खुद इलेक्शन कमीशन ने ये ऑर्डिनेंस लाए थे। इलेक्शन कमिश्नर ने ही कह दिया कि ये कानूनी ही नहीं है जो अमेंडमेंट कर रहे हैं। अच्छा। सबसे पहले तो उसको सेटिस्फाई करें ना, जो इदारा है जिसके जिम्मे इलेक्शन कराना है। अगर उसको तसल्ली नहीं है, वो ही क्या दिया जवाब? वो तो इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करे ना। सबसे पहले आप तो सेटिस्फाई हो जाए, आप कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगा। आफ्ताब भाई आप पूरी बात कर लें, आप मैं चुप हो जाता हूँ। कैसे साहब आप चले, उसके बाद फिर मैं आफ्ताब साहब की तरफ आती हूँ, क्योंकि मेरे भाई है आफ्ताब भाई, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। आप करें, उसके बाद मैं आफ्ताब साहब की तरफ आती हूँ। आप लोगों का कुन्ने का मसला है। मेरा सिर्फ कहना, जो इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान में, एक 1970, मैं तो क्योंकि 6 इलेक्शन तो मैंने खुद कंटेस्ट किए, मुझे पता है। मैं आपको आफ्ताब जहांगीर साहब को इनवाइट करता हूं कि ऐसा करें, मेरे हल्के में तशरीफ लाएं। 200 देहात हैं वहाँ पे चंडियोट में, वहाँ पे किसी एक देहात में भी मैं इलेक्शन जीता हूँ, लेकिन किसी एक देहात में भी मेरी वाल चाकिंग हुई हो आज नजर आए। इलेक्शन तो खत्म हो गए ना, 3 साल हो गए, बाकी मेरे मुखालिफ कैंडिडेट्स की वाल चाकिंग अभी भी मौजूद है। मेरी किसी एक देहात में भी वाल चाकिंग उन्होंने कर दी। मुझे ये बता दें, चलिए ठीक है, इलेक्शन कमीशन को बाद में मना लेंगे, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? ये इलेक्शन मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन के जो उनके पॉइंट्स हैं, उनकी जो इतराज़ात हैं, उनको दूर करें ना, और फिर मिलजुल के ऑर्डिनेंस ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तो पहले आपस में ये किसी से मिलते तो है नहीं, ये तो सिर्फ चोर डाकू लुटेरा जो हालत इन्होंने पाकिस्तान की है। मैं आज आपको आज की फिगर दे दूं, ये कहते हैं जी इंडिया में बड़ा कोविड है और इंडिया की इकानमी में बड़ा, ये अक्सर ये कह रहे हैं। आज की फिगर है, आज डान अखबार में आफ्ताब जहांगीर साहब देख लें कि उनमें उनके यहाँ रियल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 44 बिलियन की आई है, 44 बिलियन अरब डॉलर की रियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, जो बाहर के लोग वहाँ पैसा लगा रहे हैं। हमारे यहाँ 2 अरब डॉलर की आई है। जब हमने छोड़ा था तो 5 अरब डॉलर डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। इकोनॉमी इज अ होल डिफरेंट टॉपिक, कैसे शेख साहब उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन आप लोग मैं ये कह रहा हूं, कैसे साहब मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं तो इनसे कह रहा हूं कि ये इलेक्शन कमीशन, मैं एक बार जवाब ले लूं कैसे साहब? सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को, मैं इसी का जवाब लेने नहीं, सबसे मैं इसी का जवाब ले, क्योंकि जो धांधलियां पाकिस्तान में हुई हैं, पाकिस्तान में तो एक इलेक्शन 1970 इलेक्शन कमीशन वाले सवाल का मुझे जवाब ले लेने दे।
उसके बाद फिर मैंने ब्रेक की तरफ जाना है। जी आफ्ताब साहब। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, quickly। कैसर साहब रहते हैं कराची में, हाँ। जीते वहां पर, इनसे ये पूछें कि ये धांधली से जीते या फेयर जीते, ये कहेंगे मैं बिल्कुल फेयर जीता। आप छोड़े उसे, आप इलेक्शन कमीशन को मनाएं ना। नहीं यही तो कनेक्ट कह रहे हैं आप पट्टी करके बैठे हुए हैं। नहीं किसी बात नहीं मैं आपको करते एक आप बात बताऊं, इदारे जो है वो ताबे हैं तो मेरी तो बाल चेकिंग भी नहीं करने दी, मुझे बताइए तो सही। तो फिर इलेक्शन तो आपने फेयर जीता ना। आपको बताता हूँ कैसर भाई, फिर तो आपने फेयर जीता, या फिर आपने कलेक्शन कोफे खड़ी कर दी होंगी, क्या किया होगा आपने? आपको तो बाल चौकिंग भी नहीं हुई, लोगों ने आपको वोट दिए ना, दिल से दिए आपको वोट दिया ना। ये इलेक्शन कमीशन आपके साथ एक कोशिश की गई है। अच्छा देखिए, इस तरह के इलेक्शन अगर करवाने हैं तो कोई भी नहीं मंजूर करेगा जो 2018 के इलेक्शन जी हुए। कैसे साहब मैं आ रही हूँ जी। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी इदारा इलेक्शन कमीशन का लगाया किसने? पार्लियामेंट के ताबे है। हाँ। पार्लियामेंट में अगर हम एक चीज पे इत्तेफाक कर लेंगे तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन किस खेत की बोली? क्यों जाहिर बात है, जब हम कानून साजी करेंगे तो फिर उसको मजबूर है। हाँ, अगर उसमें कोई कमजोरी, कोई खामी, मजबूरी से पहले हम मना नहीं सकते, क्यों मनाएं कन्विंस उनको? नहीं क्यों कर सकते। मनवाएं? नहीं मनाना। नहीं, बिल्कुल। ठीक है भाई, इनकार है इधर। फिर चलिए ब्रेक की तरफ जाते हैं। शायद फरमान जारी हो गया। जारी। चलो ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर बाकी डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। इर्द गिर्द की और इस खत्ते की सियासत भी इस वक्त पूरे उरूज पर है, और खत्ते की सियासत को देखें तो अफगानिस्तान एंड इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पाकिस्तान के ऊपर मलबा डालने के लिए पूरे तरीके से पुरअज़्म है, और पाकिस्तान को इस पूरी हियरिंग का हिस्सा भी नहीं बनाया। ऐसी सूरत हाल में क्या पाकिस्तानी सियासी क़यादत एक पेज पर आ सकती है कि हम दुनिया को एटलीस्ट अपना मौक़िफ़ क्लैरिटी के साथ दे सके? मुझे याद है एक ज़माने में वो बात भी आई थी कि पार्लियामेंटेरियंस को मुख्तलिफ ममालिक में भेजेंगे और वहाँ से अपना मौक़िफ़ को आगे बढ़ाएंगे। फिर बहुत सारी हमारी स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं जिसके अंदर ऑफकोर्स फ़ॉरेन जो ऑफिस की मामलात हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है, फ़ॉरेन अफेयर्स की स्टैंडिंग कमेटीज़, उसके अंदर भी मामलात को डिस्कस किया जाता है, पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया, सेनेट में भी डिस्कस किया गया, बट आर वी ऑन द सेम पेज? दैट इज द क्वेश्चन। आफ्ताब साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी अंदरूनी सियासत है वो अपनी जगह पर है, आपस में जो भी इख्तलाफात हैं सियासी जमातों के साथ वो एक तरफ, लेकिन अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर क्या तमाम सियासी जमातों को, वो नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसके अलावा क्या तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर ले रही है कि अफगानिस्तान के हालात जो बदल रहे हैं वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंगे पाकिस्तान को, और हमारे यहाँ किसी भी तरीके से पॉलिटिकल रिफ्ट्स अच्छा शुगन नहीं होंगी? देखिए अनिका, बात यह है कि अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अगर सलामत है, पाकिस्तान की सलामती है तो हमारी सियासत भी है। लिहाजा कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर हमें पार्टी से अबव होकर बात भी करनी चाहिए और उसमें अपनी राय को भी देना चाहिए, और जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करना चाहिए। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की जो बैरूनी सूरत हाल है, ख़ासतौर पर हमारी नेबरिंग सूरत हाल जो है बहुत अच्छी नहीं है कि अफगानिस्तान का, लेकिन क्या आप लोग सबको ऑन बोर्ड ले रहे हैं? देखिए बिल्कुल लेना भी चाहिए, और अभी जिस तरह देखें ये अभी जो इजलास हुआ उसके अंदर भी इनको ब्रीफ किया गया है, सारा कुछ किया गया है, और मैं ये समझता हूँ कि चाहे लेकिन वज़ीर आज़म साहब के होने ना होने से इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा। मैं उसकी वजह बता रहा हूँ कि देखिए जिन इदारों ने ब्रीफ करना था उन्होंने किया, और जिन्होंने क्वेश्चन आंसरिंग जिनसे करनी थी उसमें इमरान खान का कोई इतना बड़ा कमाल प्राइम मिनिस्टर का नहीं था। फैसले की अथॉरिटी वो इदारे या इमरान खान है? आपने ब्रीफिंग उनसे लेनी थी, उन्होंने ब्रीफ किया आपको, और ब्रीफ करने के बाद अगर आप मुतमईन नहीं होते, और फिर अगर शहबाज शरीफ या नून लीग ये नहीं कहती कि अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे तो हम नहीं आएंगे, ठीक है, लेकिन तो हमने इनके लिए अच्छा, पीपल्स पार्टी को तो फैसला नहीं है ना कि अगर इमरान खान साहब हों, आप चाहते हैं कि खान साहब हो इस तरह की मुलाकातों के अंदर? हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, जमहूरियत पे जो मर्जी, उस सीट पे जो मर्जी बैठा है हम तो उस सीट की इज्जत करते हैं। पार्लियामेंट अगर वो है सिलेक्टेड तो हम अफगानिस्तान पे आ जाते हैं, अफगानिस्तान वाली बात रह जाएगी, सिलेक्टेड को सिलेक्टेड ही कहेंगे, लेकिन हम अफगानिस्तान की बात पे आते हैं। देखिए मैं एक बात बताऊं कि अफगानिस्तान का इशू ये है कि वो हमारा भी पड़ोसी है और इंडिया का भी पड़ोसी है, हमारा डायरेक्ट है, लेकिन इंडिया जो काम कर रहा है इस टाइम, इंडिया इस टाइम जो काम कर रहा है वो इंडिया भुगतेगा उसको। जो अफगानिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है उसकी असरात जो है वो इंडिया पर भी पड़ेंगे। ये देखें, ये नहीं हो सकता जो आग वो जला रहा है आज और वो आग उसके मुल्क तक नहीं पहुंचेगी। ये फितरी अमल है कि आप मेरे लिए खड्डा खोदेंगे, आप भी उस खड्डे में गिरेंगे। इंडिया एक गलत काम कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है
कि हमारी इतनी नाहल और नालायक हुकूमत है जिसकी ना फॉरेन पॉलिसी है ना फॉरेन स्टेटमेंट। जिस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मैं किसी फोन कॉल का इंतजार नहीं करता, नो मोर, और वही उसी का मावे ने खुशबू कह रहा है कि क्यों फोन नहीं कर रहे शो वो एक अलग बात है, लेकिन बात ये है कि तो वो बड़ा इसमें नो मोर कहां से तो क्यों भाई नो मोर किस लिए था? नहीं, लेकिन इसको एक पेज पे कैसे लाए? हुकूमत कैसे एक पेज पे लाए सबको? देखिए हुकूमत नाइल आदमी किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन वी हैव टू ना, अभी जो देखिए हालात बात ये है कि देखें एक जब मेरे में इतनी एलिजिबिलिटी नहीं है, इतना एहलियत ही नहीं है, मैं कैसे वो चीजें कर लूंगा? ये नाइल लोग हैं, इनसे होना कुछ नहीं है। हाँ, ये इस चीज का इंतजार करें कि मुल्क कितनी तबाही से हम बचा सकते हैं, बस। अदरवाइज इनके पास ना प्लान है, ना इनके पास फॉरेन पॉलिसी है, ना इनके पास फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ये 0/0 है। अच्छा शेख साहब, डू यू अग्री जो आगा रफीउल्लाह साहब कह रहे हैं, या आप उससे डिसएग्री करते हैं? क्योंकि ये मामला मुल्क का मामला है, ये सियासी मामला नहीं है। वो पहले वहाँ से सालम तो ये मुल्क का मामला है और हमेशा हुकूमत को इनिशिएटिव लेना होता है। देखिए ना, इनके साथ इनका अंदाज़ा कर लीजिए किस मुल्क के साथ जो सूरत हाल इन्होंने की क्या है। प्रेसिडेंट बाइडन इनको पिछले 7 महीने से वो है प्रेसिडेंट हैं, वो इनको तस्लीम ही नहीं करते, इनको टेलीफोन नहीं करते, वो अपने आप को तस्लीम नहीं कर रहे। प्राइम मिनिस्टर मोदी को वो खुद उनको अबे मेरी बात सुन ले आफ्ताब भाई, आप कर लें शेख मैं साहब चुप हो जाता हूँ, मैं जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद फिर वक्त खत्म हो गया। मैंने आपके यहाँ कहीं आप बात सुनना ही नहीं चाहते आफ्ताब भाई, तो फिर तो यही तो आपका हाल है। आपके इतना टेम्परामेंट जरा पैदा करें, दूसरे की बात भी सुने, यही तो मसला है पाकिस्तान में। तो बात मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी साहब को ये फोन करते हैं, वोट कॉल नहीं उठाते, मोदी साहब कहते हैं, मैं मोदी कहता हूं, हमें चोर डाकू, फिर वही बात, फिर आप बात मुकम्मल करें, मेरे पास वक्त खत्म है, आप क्विकली बात। मैं कहता हूँ मैं अभी आफ्ताब भाई को मैं अगर अभी चोर लुटेरा डाकू कहूँ, या ये मुझे चोर लुटेरा डाकू कहे, आप मोदी को क्या आज तक भाई ये मैं हैरान हूँ आफ्ताब भाई, आप पहली बार तो आ नहीं रहे, आप तो सीजन पॉलिटिशियन कह रहे हो, आप मोदी साहब कह रहे हैं। और दूसरी मेरी बात तो मैं टॉलरेंस क्रिएट करें अपने आप में, सुनने की गुंजाइश करें। आपका प्रॉब्लम यही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। इस मुल्क में क्या मिलजुल के राय होगी? हमने कई बार शेख साहब हमने पहले दिन इनको कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, मुल्क की मईशत के ऊपर मिलजुल के, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी यही कहा, मैंने भी यही कहा अपनी कई तकारीर में। कोई बैठने को तैयार नहीं है, ये मुल्क के लिए तो चाहते ही नहीं है। ये तो हर एक को इन्होंने ये चोर, ये इनके अलावा पाकिस्तान के सारे लोग चोर डाकू हैं। ये पता नहीं किस किस्म के वजीर आजम अगर बन गए, उसका ये मतलब तो नहीं कि आप ना किसी की सुने ना दूसरे को बिठाएं। इस तरह तो कंसेंसस नहीं बनेगा। मानते हैं कि भाई फॉरेन मिनिस्टर ना इनकी सुनता है ना उनकी सुनता है, उसकी अपनी एक लाइन है फॉरेन मिनिस्टर। बात ये है कि अफगानिस्तान में देखें, कश्मीर वाले दिन उन्होंने मुल्तान में कहा कि मैंने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बोलते हैं कश्मीर के लिए कैसी तकरीर की खान ने, और कश्मीर का सौदा। तो अफगानिस्तान में इनके पास कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी भी मजबूत है, और उसकी क़यादत जितने मजबूत हाथों में है ना, पाकिस्तान को कुछ नहीं आगा साहब बहुत शुक्रिया, शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। मैं अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ इसी नोट से लेकर जाऊंगी कि पाकिस्तान है तो हम है, पाकिस्तान मजबूत है तो हम मजबूत हैं। पाकिस्तान की मजबूती की तरफ हमें ध्यान देना होगा। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।